मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुषमा काशिव हरदा डिग्री कॉलेज हरदा से असिस्टेंट प्रोफेसर आप लोगों के लिए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हैं ये क्वेश्चंस। आप थोड़ा देखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। राजभाषा की दो विशेषताएं बताइए। राजभाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राजभाषा जो होती है, जो राज्य में बोले जाने वाली भाषा होती है, वो राज्य भाषा होती है और इसकी ये विशेषता होती है कि ये राज्य के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त होती है, ठीक है। और इसके बाद संविधान द्वारा और शासन के द्वारा और जनता के द्वारा ये मान्य होती है और उस पर्टिकुलर उसी राज्य में इसका उपयोग किया जाता है। ये राजभाषा होती है, ठीक है। इसके बाद जो होती है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रभाषा की दो विशेषताएं बताइए। तो राष्ट्रभाषा जो होती है वो हमारे संपूर्ण राष्ट्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो राष्ट्रभाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र में बोली जाती है, इसको भी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये पढ़ने में सरल होती है और लिपि जो इसकी होती है वो वैज्ञानिक होती है, ठीक है, और ये सर्वमान्य होती है। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेहवाचक वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो जहाँ पर संदेह की स्थिति होती है वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे हम एकदम किसी भी बात को पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकते, वहाँ संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ संदेहवाचक वाक्य होता है। जिस प्रकार से, जैसे कोई व्यक्ति हमको कह रहा है शायद मैं बाजार जाऊंगा, शायद आज बारिश होगी, शायद मैं विद्यालय जाऊंगा, तो मतलब उसने शायद लगा दिया है, तो वहाँ पर संभावना कम है, संदेह है कि हो सकता है चला भी जाए और हो सकता है ना भी जाए। वहाँ संदेह की स्थिति हमको दिखाई देती है, वहाँ पर संदेहवाचक वाक्य होता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? तो क्षेत्रीय शब्द जो होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाले शब्द जो होते हैं वो क्षेत्रीय शब्द होते हैं। इसको क्षेत्रीय शब्द भी बोला जा सकता है और बोली भी बोली जा सकती है वहाँ की, क्योंकि ये संकुचित होती है, मतलब सिर्फ उसी क्षेत्र में बोली जाती है। उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उसी क्षेत्र में होता है वो जिस क्षेत्र के होते हैं। जैसे आप निमाड़ में जाएंगे तो वहाँ पर दो को दुई बोला जाता है और हम लोग क्या बोलते हैं? दो बोलते हैं, है ना, ऐसे इस तरीके से। और जैसे आप मालवा में जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग है, निमाड़ की भाषा अलग है और हमारे क्षेत्र की भाषा अलग है। भोपाल में जाएंगे तो भोपाल की भाषा अलग हो जाएगी, तो वो उसी क्षेत्र तक सीमित रहती है। वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, जो लोग बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है संदेह अलंकार की परिभाषा बताइए। तो संदेह अलंकार क्या होता है? जहाँ पर हमको संदेह हो, वो संदेह अलंकार, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे किसी चीज को देखकर हमको संदेह हो रहा है कि क्या है ये, ऐसा है या वैसा है, हम उसको मतलब पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए कि जहाँ सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। मतलब हम आप देख रहे हैं सामने वाले को कि नारी ने जो है वो साड़ी पहनी हुई है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि साड़ी ने नारी को पहना है या नारी ने साड़ी को पहना है, ठीक है। तो ये संदेह अलंकार का उदाहरण है, वहां पर संदेह की स्थिति है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें लिखिए। अच्छे लेखन मतलब आपको एक लेख लिखना है। अच्छे लेखन की क्या विशेषताएं होती है? अच्छे लेखन में जो होता है भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावित करने वाली होती है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको आपकी अक्षरों का भी ध्यान देना पड़ता है। राइटिंग जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, जो सबको समझ में आ जाए। किसी भी ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे आपके शब्दों से किसी के मन को ठेस पहुँचे, ठीक है। और उसके बाद उसको पढ़कर किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचना चाहिए। इसके बाद वो भाषा ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए जो सबको समझ में आए। मुहावरेदार भाषा का उपयोग उसमें नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम अब एक लेख लिख रहे हैं तो लेख के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें तो नहीं लिख सकते।
एक लेख जो होता है उसमें पर्टिकुलर आप जिस सब्जेक्ट को लेकर लिख रहे हैं उसी के संबंध में बातें की गई हो और संक्षिप्त तरीके से की गई हो, सरल तरीके से की गई हो और उसको प्रभावी तरीके से सामने वाले के लिए पेश किया जाए। ठीक है, एक अच्छे लेखन की ये विशेषताएं होती हैं और उसमें ध्यान देने योग्य बातें यही होती है कि आपको उसको लिखने से पहले एक बार एक प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए कि हमको इसमें कौन कौन सी चीजें डालना है। एक बात को दूसरी बार रिपीट नहीं करना चाहिए, है ना। उसके बाद जो है कि आपने जो रूपरेखा तैयार की है और जो लेख का टॉपिक है उससे आप हटो नहीं, इसका भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अगला आता है आपका 2 खंड काव्य और उनके रचनाकारों के नाम बताइए। तो 2 खंड काव्य तो है, पहला मैं बताती हूँ आपको, पंचवटी और जयद्रथ व्रत। इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। 2 तो ये हो गए आपके। इसके अलावा भी मैं आपको बता देती हूँ कि पथिक जो है वो राम नरेश त्रिपाठी का खंड काव्य है और सुदामा चरित जो है वो किसका है? नरोत्तम दास का। तो मैंने आपको इस प्रकार 4 खंड काव्य बताए हैं। ठीक है, एक तो पंचवटी, जयद्रथ व्रत और पथिक और अगला है सुदामा चरित। तो सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? नरोत्तम दास है और पथिक के राम नरेश त्रिपाठी और पंचवटी और जयद्रथ व्रत के जो है वो मैथिली शरण गुप्त हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रगतिवाद जो है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है, जब हमारे सारे मतलब बहुत परिवर्तन आया था। हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से हैं? आदिकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो प्रगतिवाद है ये आता है आधुनिक काल के अंतर्गत। इसमें क्या हुआ था? बहुत सारे बदलाव आए थे हमारे समाज में, तो उस समय इसका जो है वो उदय हुआ था प्रगतिवाद का। तो यहाँ पर अपने को इसकी विशेषताएं बतानी है। तो इसमें क्या हुआ था कि सांस्कृतिक समन्वय, नारी भावना पर ध्यान दिया गया था, क्रांति की भावना थी और यथार्थ का चित्रण होता था इसमें, और जो रूढ़ियां चली आ रही थी उनके प्रति जो है वो विद्रोह की भावना थी और मानवतावादी दृष्टिकोण था। ये इसकी इतनी विशेषताएं मैंने आपको बताई है। इसके बाद आता है आपका अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बताइए। तो प्रयोगवाद जो है ये भी आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। प्रयोगवाद में जो है अहम की भावना की प्रधानता थी। इसके बाद रूढ़ियों के प्रति विद्रोह था, इसमें भी मुक्त छंदों का प्रयोग किया जाता था, प्रेम भावनाओं का जो है वो खुलकर चित्रण किया जाता था। उसके बाद जो है बुद्धि की प्रधानता थी और निराशावाद की प्रधानता थी। ठीक है, इसके बाद आपका आता है वाक्य किसे कहते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए। तो वाक्य जो होते हैं, देखो हम सबसे पहले तो बताते हैं कि भाषा से जो सबसे भाषा का जो है एक शब्द जो है वो प्रथम इकाई होती है ना। उसके बाद क्या होता है? शब्दों से मिलकर वाक्य तैयार होता है। ठीक है, तो जब हम किसी से बात करते हैं तो हम वाक्यों में ही किसी से भी बात करते हैं हमारी, और वो भी हमसे वाक्यों में ही बात करता है। जो हमारा बातचीत का जरिया जो है वो हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को प्रकट करने का तरीका क्या होता है? वाक्यों के द्वारा हम किसी के आगे हमारी बातों को पेश करते हैं। ठीक है, तो वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य जो होते हैं वो भाषा के माध्यम से किसी के सामने कही गई भावना और विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम जो होता है वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब वाक्य जो है वो रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार बताइए। तो रचना के आधार पर मैं बताती हूँ। तो रचना के आधार पर तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है सरल वाक्य, फिर आता है आपका संयुक्त वाक्य, फिर होता है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, और अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अर्थ के आधार पर हमको वाक्य के प्रकार बताना है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? भाव विधान, पहला जो है वो भाव विधान है, उसके बाद दूसरा जो है वो निषेध है,
फिर है निषेधवाचक वाक्य, उसके बाद है प्रश्नवाचक वाक्य, उसके बाद है विस्मयादिबोधक वाक्य, उसके बाद है आज्ञावाचक वाक्य, उसके बाद है इच्छावाचक वाक्य, उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य, उसके बाद है संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो इस प्रकार वाक्य जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। और अगर रचना के आधार पर पूछा जाता है तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसके अलावा भी आप लोगों को जो है आपके पाठ्यक्रम में जो भी कवि हैं, लेखक हैं, उनकी रचनाएं, उनका सामान्य परिचय, उनकी 2-2 रचनाएं, भाषा शैली, भाव पक्ष, कला पक्ष, ये आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। आपके जितने भी लेखक हैं या कवि हैं उनके नाम और उनकी रचनाएं भी पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। और आपको सही जोड़ी वगैरह आएगी, उसमें भी 2-2 नंबर के में ये सारी चीजें पूछी जा सकती है, तो आप लोग ये भी तैयार कर लेना। ठीक है, आप लोगों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।